हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सभी अपने तैयारी में जुटे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया हुआ था। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 6 से लेकर के यूनिट 13 तक के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम के लिए हमें हेल्प मिल सके। तो आज हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और आप चाहे सीजी सेट के एग्ज़ाम के लिए करिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए करिए, अगर आप बायो फील्ड से हैं तो ये सब टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हम लोग लाइफ साइंस के लिए यूनिट 6 से लेकर के यूनिट 13 तक के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग यूनिट 6 के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यूनिट 6 के बारे में बात करूं तो आप लोगों को तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस ही करनी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ जाता है, CO2 फिक्सेशन आ जाता है, C3 एंड C4 प्लांट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, कैम पाथवेज पढ़ने हैं हमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा साइकिल आ जाता है, TCA साइकिल हो गया, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हो गया, इसके बारे में हम लोगों को अच्छे से डिटेल में स्टडी करनी है। उसके बाद हमारा फोटो रेस्पिरेटरी वाला पार्ट आता है, ठीक है, उसमें भी साइकिल वगैरह सब हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों, हम लोग आ जाते हैं अपने प्लांट्स हार्मोन में। प्लांट्स हार्मोन भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद हमारा सेंसरी फोटोबायोलॉजी आ जाता है, ठीक है, उसमें फोटोक्रोम्स हो गया, क्रिप्टोक्रोम्स हो गया, फोटोट्रोपिन्स हो गया, इन सब के बारे में हम लोग को बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। उसके बाद हमारा फोटो पीरियोडिज्म, इसको तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ही करना है, ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, क्योंकि आप जितने डिटेल में स्टडी किए रहेंगे उतने ही क्वेश्चन आप लोग से सोल्व करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमारा सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट में हमारा अपटेक, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। जाइलम और फ्लोएम के उसमें जो सेल से बने होते हैं उसके बारे में आप लोगों को स्टडी कर, क्योंकि उसमें कंपैरिजन पूछ सकता है, ठीक है, कि जाइलम और फ्लोएम किस सेल से मिलकर बने हैं। इसके लिए आप लोगों को इसको अच्छे से करना है। लोडिंग एंड अनलोडिंग पढ़ना है आपको फोटो एसिमिलेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आ जाता है, इसमें बायोसिंथेसिस ऑफ टारपीन, फिनोइड्स और नाइट्रोजिनस कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, उनका रोल क्या क्या है, इससे रिलेटेड हम लोग को इसमें पढ़नी है। उसके बाद हमारा आ जाता है स्ट्रेस फिजियोलॉजी से, उसमें हमारा बायोटिक एंड एबायोटिक रिस्पॉन्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है प्लांट्स में, और रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ना है कि बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंट होता क्या है, टॉलरेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें से आप अपने से भी कुछ टॉपिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वही टॉपिक लेकर आई हूँ, ठीक। उसके बाद जैसे कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि यूनिट 7 और यूनिट 9 को मैंने स्किप कर दिया, तो मैं नहीं कहूँगी कि पूरा स्किप ही करिए, कुछ टॉपिक आप उसमें से ले सकते हैं, ठीक है। यूनिट 8 पे आ जाते हैं। यूनिट 8 की बात की जाए तो इसमें से बहुत सारे टॉपिक हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक लाई हूँ। और इसमें से यूनिट 8, और सबसे पहले यूनिट 8 की बात की जाए तो इसमें आप लोगों का मेंडेलियन प्रिंसिपल देखना है, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेक्स लिंकेज, माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट जीन के बारे में देखना है, मैटरनल इनहेरिटेंस के बारे में देखना है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन हो गया, पेडिग्री एनालिसिस देखना है, लोड स्कोर फॉर लिंकेज देखना है, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा म्यूटेशन आ जाता है, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ क्रोमोसोम, डिलीशन, डुप्लीकेशन हो गया, इन्वर्जन हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, इन सब के बारे में हम लोग को इसमें से डिटेल से स्टडी करनी है, ठीक है। होमोलोगस, नॉन होमोलोगस, रिकॉम्बिनेशन देखना है। तो आप लोगों को यूनिट 8 में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मेन यहाँ डिजीज वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है यूनिट 10। जैसे कि आप लोगों को बताया कि 7 और 9 को मैंने स्किप किया हुआ था, लेकिन आप लोग स्किप टोटली मत करिएगा, आप इसमें से कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने लिए, ठीक है। और यूनिट 10 में हम लोग देखते हैं, यूनिट 10 में तो आपके भर भर के इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लाई हूँ, ठीक है।
इसमें से कुछ आप लोगों को भी एड ऑन करना है, बस यहाँ मैं अपने तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यूनिट 10 में हैबिटेट एंड नीड्स करके फंडामेंटल एंड रिलायंस नीड्स है, उसको देखना है। आर एंड के सिलेक्शन देखना है, लोड का वोल्टेरा मॉडल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेट हो या शेट हो, ठीक है। इसके लिए आपको इसको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। आइसलैंड बायोजियोग्राफी आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। स्पीसीज इंटरेक्शन आप लोगों को देख लेना है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव करके। तो उसमें से आप लोग डिफरेंस करके अलग अलग करके स्टडी करिएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। स्पीसीज इंटरेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद हमारा यूनिट 11 है। यूनिट 11 में भी बहुत सारे हुआ है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने यूनिट 11 के लिए इवोल्यूशन के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो लेमार्क और डार्विन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को देख लेना है। नेचुरल सिलेक्शन आप लोगों को देखना है। ऑपरेंड एंड हल्डाने का एक्सपेरिमेंट देखना है, ठीक है। मिलर का एक्सपेरिमेंट हो गया। सेल का ओरिजिन कैसे हुआ है, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट सेल कैसे बने हैं, इसको सबसे पहले आप लोगों को देखना है। इसमें कि एवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है सेल का। फिर उसके बाद टाइम स्केल आप लोगों को देखना है, ठीक है। और एवोल्यूशन में आप लोगों को फिर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट को आप लोगों को अच्छे से देख लेना है, ठीक है। और हार्डी-विंगमैन प्रिंसिपल देख लेना है आपको। जेनेटिक ड्रिफ्ट कर लेना है। आइसोलेशन आप लोगों को देख लेना है। एलोपैट्रिक सिम्पैट्रिक, इसको क्योंकि इसमें से बहुत सारे आप लोगों के लिए टॉपिक हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने तरफ से इसमें कुछ यूनिट या फिर कुछ टॉपिक ऐड कर लें, ठीक है। उसके बाद यूनिट 12 को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हो सकते हैं। तो इसमें से आप लोग वैक्सीन वाला देख सकते हैं, वैक्सीन डायग्नोस्टिक करके दिया हुआ है। और सेल टिश्यू कल्चर देख सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल एंड प्लांट्स के लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। जीन थेरेपी देख लीजिएगा। उसके बाद बायो रेमिडिएशन एंड फोटो रेमिडिएशन है, उसको देख लीजिएगा। और बायोसेंसर देख लीजिएगा। यूनिट 12 में इतना आप कर लेते हैं तो इनफ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूनिट 13 में आ जाते हैं। तो यूनिट 13 में तो आप लोग सबसे पहले आरएनए और डीएनए आइसोलेशन देख लीजिएगा किस प्रकार से होता है, ठीक है, उसके बारे में। उसका प्यूरिफिकेशन देखना है किस प्रकार से किया जाता है। फिर इलेक्ट्रोफोरोसिस आ जाते हैं, इसमें से 1 और 2 डायमेंशनल दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। फिर cDNA लाइब्रेरी है, उसको देखना है। फिर वेक्टर के बारे में देखना है, बैक याक, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। फिर प्रोटीन सिक्वेंसिंग आ जाता है, डीएनए सिक्वेंसिंग आ जाता है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। फिर RFLP, RFPD, AFLP, एलिशा, रिया, फिश, गीस, ये आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। हालांकि मैं इसको लिख दी हूँ, आप लोगों को टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद NMR, एक्सरे, डिफ्रेक्शन, डिस्पर्सन, ठीक है, इसके आप लोगों को अच्छे से देखना है। इसके बाद पैच क्लैम मेथड है, ECG है, पेट MRI, FMRI, कैट, इसको आप लोगों को अच्छे से देखना है। इसमें से इसी सबसे क्वेश्चन आएंगे यूनिट 13 में कि इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, किसके लिए काम करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यूनिट 13 में जो इस आप कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसके लिए काम करते हैं सब कॉन्सेप्ट, ठीक है। और कहाँ पे काम करते हैं, किसके लिए काम करता है, कौन कौन से इसमें इंस्ट्रूमेंट आते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, पिक क्लिक करके। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 13 तक की इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, ठीक है। तो आप लोग इन टॉपिक को जरूर एक बार पढ़ें, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावनाएं अधिक हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आप किसी भी चैनल से देखें या मेरे चैनल से देखें, इम्पोर्टेंट टॉपिक तो इम्पोर्टेंट ही होते हैं। अगर आप किसी दूसरे चैनल पे भी जाएंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में सर्च करेंगे, तो आप लोगों को यही सब टॉपिक बताया जाएगा, क्योंकि यही सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों की थोड़ी सी भी हेल्प होती होगी वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस अगर एक बार सब्सक्राइब कर लिए हैं तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करिएगा, क्योंकि उससे डीमोटिवेशन मिलता है, फिर वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है, ठीक है। फिर लगता है कि यार किसी की तो हेल्प हो ही नहीं रही, तो क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का। लेकिन जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या 1-2 भी बढ़ते हैं, तो फिर लगता है यार किसी की तो हेल्प हो रही है, तो वीडियो बनाया जाए।
और सिर्फ यहाँ सब्सक्राइबर गेन करने की नहीं है, यहाँ किसी की हेल्प हो रही है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करिएगा, और यदि नहीं करना है सब्सक्राइब तो मत करिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर किसी को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप एक बार चैनल से जुड़ चुके हैं तो प्लीज़ जुड़े रहें, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे आने वाले टाइम पे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आप लोगों को टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा फिर यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 13 तक के टॉपिक के लिए, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूं कि यूनिट 7 और 9 को मैंने स्किप किया हुआ था, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप करना चाहते हैं कि नहीं। अदरवाइज आप इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक का सिलेक्शन करके भी स्टडी कर सकते हैं। मेरा यूनिट 7 और 9 में से मतलब उसमें मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं, इसलिए मैं उसको स्किप कर चुकी हूँ। क्योंकि मैं बॉटनी से थी तो मेरा तो यूनिट 7 जो कि हमारा जूलॉजी वाला पार्ट आ जाता है उससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आया जब मैं तैयारी कर रही थी, तो मैंने उसको टोटली स्किप कर दिया हुआ था। तो मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग बॉटनी से हैं तो आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी को करिए, अगर आप जूलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आप लोग यूनिट 7 को करिए, ठीक है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अपना यूनिट पता होना चाहिए कि आप लोग कितने यूनिट कर रहे हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अपना यूनिट पता होना चाहिए कि आप लोग कौन कौन से यूनिट को टारगेट कर रहे हैं और किसको छोड़ रहे हैं, ताकि जिस यूनिट को आप टारगेट कर रहे हैं उस यूनिट से 100% आपके क्वेश्चन बनने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि 50% इसका कर लिए 30% उसका कर लिए, ऐसा नहीं। मतलब अगर आप लोग कोई भी यूनिट सिलेक्शन का कर रहे हैं तो उसको आप लोग अच्छे से करिए, ताकि आपसे उसके सारे क्वेश्चन बन सके। नई यूनिट का सिलेक्शन और टॉपिक का सिलेक्शन अच्छे से करिए और स्टडी करिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।